व कार्य, तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या 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 शक्तियाँ रहती हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको अपन अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पर्सन है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आपको पता बार बार रिपीट होने वाला पर्सन है, तो आपके विश्वविद्यालय में भी जरूर से प्रश्न आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। इससे क्या निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को पूरा बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जोर से लाइक कर देना है। अब बात करें भारत के संविधान के भाग नंबर 4 है 102, जिसमें 124 से 147 तक किसकी बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बात की गई है। जिसमें क्या क्या बातें आपको देखने को मिलती है, स्थापना, भाई कि इसकी स्थापना की गई है, इसकी संरचना, इसका संरचनात्मक ढांचा कैसा, इसके क्या अधिकार है उसके, और इसके क्या कार्य है, सारी की सारी बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में, संरचना के बारे में और उसके अधिकार और कार्यों के बारे में सारी की सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई हैं। और आपको पता है भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। वो अंतिम संस्था है जहाँ पर आपको न्याय मिलने की हर व्यक्ति को आस रहती है, हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि वही एक संस्था है जहाँ पर आपकी अंतिम व्याख्या हो सकती है न्याय की। समझ में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको क्या दे दिया, परिचय दे दिया। आप अपन बढ़ेंगे उसकी शक्तियों के ऊपर कि उसके पास क्या क्या विशेष शक्तियाँ हैं जो उसे अंतिम न्याय की व्याख्याता के रूप में वर्णित करते हैं भारत के संविधान में। तो पहला प्रश्न क्या, मुख्य कार्य और शक्तियाँ। तो उसके क्या क्या मुख्य कार्य और शक्तियाँ होती हैं। तो पहला है मूल अधिकारों का रक्षक। तो जो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स का क्या बनता है, प्रोटेक्टर बनता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो डायरेक्ट कहाँ पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। माना कि सुप्रीम कोर्ट है, उससे ज़्यादा अधिकार मौलिक अधिकारों में किसके पास दे रखे हैं, हाई कोर्ट के पास है। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति सीधा का सीधा कहां पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। समझ में आ गया। और बाकी में नहीं जा सकता, बाकी में आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पहले आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जैसे आपको दिखा कि आपके मौलिक अधिकारों की हुई हनन, आप जाइए भागकर किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन है, संस्था कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ही है। तो क्या होगा, ये अनुच्छेद 32 के तहत भारत के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं अगर उनके किसी भी प्रकार का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता दिख रहा है। तो उसमें क्या क्या है, हर्बस कॉर्पस, मतलब आपको अगर कोई व्यक्ति है वो क्या हो गया है, आपको उसको बंदी बना लिया गया है, तो उसके लिए रिट जारी कर सकता है कि भाई उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करो। अमेंडमेंट्स हो गया, सोटियोररी हो गया, प्रोविजन हो गया, भाई कोई भी अधिकारी है वो अपने अधिकारों से बाहर निकलकर अगर कोई कार्य कर रहा तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है। कुआ वांटो जारी कर दिया गया है कि अपने से जो नीचे की जो संस्था होती हैं कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उन पर ये जारी कर दिया गया है कि भाई तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम ऐसे कैसे फैसले दे सकते हो। तो ये सब रीट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ये अधिकार हाई कोर्ट के पास भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। 2 नंबर पॉइंट है मूल अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल जुरिडिक्शन देने का अधिकार। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले में राज्य व संघ वाला वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर से देख लेना। मूल अधिकार मतलब केंद्र व राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्यों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको टकराव देखने को मिलता है तो उस टकराव को निपटाने का जो अंतिम कार्य कौन करता है, ये करता अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वही इसको टकराव को सही करने का कार्य करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद देखने को मिलेगा तो उसको मूल अधिकार क्षेत्र है, उसका जो किसके पास उसको अधिकार जानना चाहिए, कौन उसका मूल अधिकारी है, वो कौन सोल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट ही सोल्व करता है। तो चाहे केंद्र और राज्य के बीच में हो, चाहे दो राज्यों के बीच में विवाद हो, उसको कौन निपटारा करेगा, केंद्र सरकार ही, जो सुप्रीम कोर्ट ही वो उसको निपटारा करता है। तो देखते ना पंजाब व हरियाणा के बीच पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, एसपीएल वाला, तो उसको कौन कौन सोल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के पास अधिकार होता है कि वो ऐसे मुद्दों को सोल्व करें।
3 नंबर पॉइंट है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, अपीलीय जुरिडिक्शन, मतलब उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय दीवानी फौजदारी और संवैधानिक मामलों को देखता है। मतलब इसके पास क्या होता है, अपील जुरिडिक्शन होता है। अगर दीवानी मामले हो गए, मतलब राजस्व से संबंधित हो गए, फौजदारी मामला हो गया, मतलब जो क्राइम से रिलेटेड हो गए, और संवैधानिक मामले हो गए, सभी के समय जो न्यायिक प्रणाली से संबंधित मामले होते हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी अपील दर्ज करा सकता है, बशर्ते उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले गुजरना होगा, फिर हाई कोर्ट से फैसला कराना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आपको क्या करना होता है, आपको इन सभी चीज़ों के तहत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हो। और यही न्यायिक जो व्यवस्था है उसकी अंतिम अपील कहाँ पर होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो आपको पता है अंतिम रूप से अगर किस न्याय अगर आपको कहाँ पर मिल सकता है, तो वो कहाँ पर मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में ऐसी कोई संस्था नहीं होती है, संस्था नहीं होती है जो आपको न्याय प्रदान कर सके। हाँ यही है, मृत्युदंड हो गया, या फिर आपकी जो उम्र जो आपकी जो सजा उसको कम करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन न्याय देने का अधिकार, अंतिम न्याय अगर कहीं पर मिल सकता है तो वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अपीलीय अधिकार भी क्षेत्र भी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सबसे शक्तिशाली कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। साथ के साथ उसके पास एक विशेष अधिकार यही भी होता है कि वो हाई कोर्ट के जो निर्णय उसको भी बदल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को भी बदल सकता है, और अपना क्या, और जो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए उनको हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो नहीं बदल सकते हैं। तो उसके पास क्या होता है, हाई कोर्ट के पास विशेष अधिकार होते हैं, विशेष पावर होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है सलाहकारी अधिकार, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास विशेष अधिकार किस चीज़ का है, कि वह राष्ट्रपति हो गया किसी कानून या संवैधानिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 143 में क्या हो गया, राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो क्या करेगा, भारत के जो मुख्य चुनाव आयोग था उसके पास सूचना भेजेगा कि मुझे इस चीज़ पे सलाह चाहिए, तो वो सलाह सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो स्वैच्छिक होता है, अगर चाहे तो मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। तो समझ में आ गया आपको, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत वो अधिकार होते हैं। संवैधानिक वाक्य का कार्य, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो संविधान है उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो कोई भी प्रकार के अगर संविधान में संशय पैदा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उसकी व्याख्या करने का कार्य कौन करेगा, संवैधानिक व्याख्या करने का अंतिम कार्य किसका होता है, सुप्रीम के कोर्ट के पास ही होता है। वो किसी भी प्रकार की व्याख्याओं को दूर करता है। साथ के साथ किसी भी कानून की जो संवैधानिक वैधता है उसकी समीक्षा कर सकता है। मतलब विधायी पालिका या संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के लगा कि ये जनता के हित में नहीं है, इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसके क्या कर सकता है, उसकी वैधता, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। तो भारतीय जो संविधान है उसके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास विशेष अधिकार होता है। छठे नंबर पॉइंट क्या है, विधायी पालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो भारत की जो लेजिस्लेटिव है, विधायी पालिका और कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, उस पर क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है। और इससे क्या होता है कि ये एकदम से ऑटोक्रेसी नहीं आती है, राजतंत्र लागू नहीं हो सकता है। संसद और कार्यपालिका द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक विधेयक को रद्द कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कानून न दे, कोई भी अधिकारी कोई भी फैसले लेना लग जाए जो जनता के हित में नहीं है, या संसद भी ऐसा कानून बना देकर कि भाई चुनाव होंगे नहीं, तो ऐसे फैसले ले दे तो फिर क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, उसको असंवैधानिक विधेयक है उसको रद्द कर सकता है। और यही चीज़ अपनी जो वर्तमान समय की गवर्नमेंट है इसको अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी बार उनके जो मंत्री वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप करता है कार्यपालिका में, लेकिन भाई अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप फिर से कोई कानून पारित किए संसद में और उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया उसको आप भी रद्द कर सकते हो, आपके पास भी अधिकार होता है। अगले वाला निष्कर्ष कंक्लूजन हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना, उस पर क्या होता है, जनता की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है विधायी पालिका से। समझे आप, विधायी पालिका के नियमों पर फिर भी सरकार, जबकि जो समर्थन होता है विधायी पालिका को ज़्यादा समर्थन होता है, क्योंकि भाई जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायी पालिका में बैठते हैं, एमएलए वगैरह। लेकिन फिर भी जनता वो उम्मीद की नज़र से किसकी तरफ देखती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है, ना कि विधायी पालिका। देखो कितनी बड़ी विडंबना है भारत सरकार की, भारतीय न्यायिक प्रणाली की।
कोई भी फैसला होता है भारत सरकार में, भारत में, तो अंतिम व्याख्या क्या होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई सही फैसला जरूर ही आएगा। अगले वाला, भारत के संघ और राज्यों के संबंध में संविधान को सुव्यवस्थित किया जाता है। तो संघ और राज्यों के जो संबंध हैं उसमें अगर किसी प्रकार का टकराव होता है तो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो इसकी जो संवैधानिक जो व्याख्या है उसको जो व्यवस्थित करने का कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था पर केंद्रीय जो सुप्रीम कोर्ट का होता है। सर्वोच्च न्याय, जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान का क्या माना गया है? संरक्षण के रूप में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर के रूप में इसको देखा गया है। साथ के साथ ये नागरिकों के अधिकारों का भी प्रहरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है ये भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आम जो लोग हैं उनके, कॉमन पर्सन के, पीपल्स के, उनका भी क्या है? ये प्रोटेक्टर के रूप में इसको जाना जाता है। साथ के साथ ये न केवल विवादों का निपटारा करता है भारत, लेकिन भारतीय संविधान के अनुशासन को बनाए रखने का एक भी कार्य करता है। और मुख्य भूमिका किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की ही होती है। तो ये है आपका जो प्रमुख प्रश्न था कौन से वाला, कि जो सुप्रीम कोर्ट के कितने जो क्या होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियाँ होती हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। मुझे उम्मीद आपने पूरा वीडियो देखा है। अब तक अगर पूरा वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद। फोर्थ सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान के उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे मैंने पहले करवा दिए, तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो आपको पता है भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। मतलब सबसे बड़ा जो पद होता है केंद्र सरकार में वो किसका ही होता है? प्रधानमंत्री का ही होता है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद भी किसका होता है भारत में? प्रधानमंत्री का ही होता है। वो ना सिर्फ केंद्र सरकार का ही प्रमुख होता है बल्कि वास्तविक कार्यपालिका आप समझो जो तीनों को देखती है, एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, सबसे ज़्यादा किसके पास रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं। वो ना सिर्फ मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, ना सिर्फ मंत्री परिषद होती है जो केंद्र में उसको संभालता है, बल्कि राष्ट्र की जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जितने भी नियम हो गए, नीति हो गए, कानून हो गए, उनको बनाने का कार्य भी कौन करता है भारत में? प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की भारतीय संसदीय जो शासन प्रणाली उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है। सबसे जो महत्वपूर्ण जगह वो किसकी है? प्रधानमंत्री की ही मानी जाती है। तो ये तो थी आपके प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रमुख बातें थी या जो परिचय था वो। अब देखेंगे उनसे संबंधित मुख्य बिंदुओं को। तो अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। तो जो आपको पता है भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आमतौर पर लोकसभा में क्या करते हैं, कैसे की जाती है? आपको पता भी जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ? जिसको बहुमत प्राप्त हुआ तो बहुमत तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो गठबंधन की सरकार बनी, या फिर समझ लीजिए कि बहुमत मिल गया तो किसी आप मान लीजिए बी पार्टी को क्या मिल गया? बहुमत मिल गया। अब बी पार्टी के जो जितने भी लोकसभा से चुनकर आए, जितने भी जो लोग होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं वो सारे एक साथ बैठते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो साहब इस व्यक्ति पर क्या है? समर्थन देते हैं, इस व्यक्ति पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारा नेतृत्व कर सकता है। तो बी पार्टी के जो लोग होते हैं इन्होंने एन नाम के व्यक्ति का नाम प्रस्ताव दिया कि हमें एन नाम का जो व्यक्ति है इस पर क्या हमें पूर्ण भरोसा है और हम इसको क्या कर सकते, क्या करेंगे? इसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसी का जो प्रमुख नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? राष्ट्रपति है वो अन्य जो मंत्री होते हैं उनके जो नियुक्ति है वो किसके आधार पे करता है? आपके प्रधानमंत्री के कहने पर। इसीलिए जो आपको पता है प्रधानमंत्री का पद वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं उन सब की नियुक्ति भी किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वही प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद वो मिलकर भारत की सारी नीतियों का निर्माण करना, देश का विकास करना, सारी चीज़ों में किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री और इसकी मंत्री परिषद के हाथों में ही होती है। अगले वाला पॉइंट है प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ। तो क्या क्या कार्य होते हैं, प्रमुख और शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री के पास में? सबसे पहली शक्ति होती है कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। तो क्या करता है कार्यपालिका में?
जो क्या क्या कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के, मंत्री परिषद का गठन करना, मतलब जो मंत्री परिषद होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उन सब का गठन, उन सबको चुनने का कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। साथ के साथ उनको पद से हटाने का भी कार्य किसी का होता है? प्रधानमंत्री का भी होता है। अगर प्रधानमंत्री को लगे कि हमारा कोई भी मंत्री है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकता है? उन्हें ना सिर्फ नियुक्त कर सकता है बल्कि हटा भी सकता है। साथ के साथ राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत। साथ के साथ सारे जो मंत्रालय होते हैं उनके कार्यों के बीच में उनके जो मंत्री होते हैं उनके क्या करना? समन्वय स्थापित करना। भाई सभी जो मंत्री हैं अगर वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके जो मंत्रालय हैं, अगर किसी मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं चल रही है तो उसके भाई मंत्री को पूछ लिया, उनके अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि भाई हाँ भाई क्यों काम नहीं कर रहे हो आप अच्छे से। तो ये सारे काम किसके होते हैं? प्रधानमंत्री के ही कार्य होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पर्यटन मंत्रालय है, उसकी शिकायत है कि जो आपका हमें अच्छे से जो पैसा आवंटित नहीं हो रहा है राजस्व मंत्रालय से, तो उनसे बीच में बात कर सकते हैं। तो अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी सॉर्ट आउट कौन करता है? प्रधानमंत्री ही सोल्व करता है। साथ के साथ जो भारत में अलग अलग प्रकार की नीतियां लागू होती हैं उसके लिए जो बैठक होती है कैबिनेट की बैठक, उसकी अध्यक्षता करने का भी कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का ही होता है। तो कैबिनेट की बैठक उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। 2 नंबर पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? विधायी शक्तियाँ होती हैं संसद में जो अलग जो सत्र होता है उसको जो सत्र बुलाने का और उसको स्थगित करने की भूमिका भी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब संसद से संबंधित जितने भी नियम होते हैं। तो अगर संसद में जो आपको पता है 3 प्रकार के जो सत्र होते हैं, मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, और जो आपको पता है जो दिसंबर में चलता है, वो 3 प्रकार के आपके जो सत्र होते हैं, तीनों के सत्रों को बुलाने की किसका कार्य होता है? आपका प्रधानमंत्री की उसमें प्रमुख भूमिका होती है। सरकार की नीतियां संसद में प्रस्तुत करने, तो जितने भी कानून आते हैं, जितनी भी नीतियां आती हैं, उसमें जो प्रमुख रूप से लागू करने का किसका हक होता है? उसमें प्रधानमंत्री की जरूर से हामी होनी चाहिए, जरूर से हाँ होनी चाहिए, तभी वो क्या आ सकते हैं? संसद के पटल पर आ सकते हैं। अगले वाला महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करना। तो भाई अगर कोई भी जो भी पार्टी है, बी पार्टी नाम की अगर पार्टी बहुमत में है, तो उसका क्या क्या एजेंडा रहा था, उस एजेंडे के जो प्रमुख विधेयक होते हैं, जो प्रमुख कानून होते हैं, उनको लाने का कार्य भी कौन करता है? संसद में प्रधानमंत्री करता है, ताकि क्या हो सके? एक प्रभावी ढंग से एक मैसेज जाए जनता के बीच में कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? सजग है, सतर्क है और वो हमारे विकास के कार्यों को करना चाहता है। अगले वाले पॉइंट है संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो भाई सरकार का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कि जो उनकी सरकार है, उनके जो मंत्री परिषद है वो अच्छे से कार्य करें। तो ये होते हैं सारे के सारे विधायिका से संबंधित शक्तियाँ। अगले वाला पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। तो आपको पता है बजट का निर्माण करना और संसद में प्रस्तुत करने में मार्गदर्शन करना। तो प्रस्तुत तो बजट है वो कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। लेकिन बजट में क्या विशेष बातें रहेंगी इस बार हमें किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास करना है, किस क्षेत्र में हमें विशेष ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ों को बताने का, मार्गदर्शन करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। साथ के साथ जो संसदीय समितियाँ होती हैं उनमें वित्तीय जो प्रस्ताव दिए जाते हैं उसकी अनुशंसा भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो जितनी भी संसदीय समितियाँ होती हैं उसमें क्या क्या जो वित्तीय जो सहायताएं हैं, वित्तीय जो मदद दी जाएगी, उसमें किसका योगदान रहता है? प्रधानमंत्री का प्रमुख रूप से योगदान रहता है। 4 नंबर प्रश्न है विदेश नीति में संबंधित भूमिका, फॉरेन पॉलिसी। तो आपको पता है भारत में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री वो अलग अलग देशों की कहाँ पर जाते हैं? यात्रा के लिए जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की G7 की मीटिंग हो गई, चाहे आपको ब्रिक्स की मीटिंग हो गई, सेना कंट्री की मीटिंग हो, मतलब जो भी बड़ी बड़ी देशों की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत की तरफ से भारत का प्रधानमंत्री ही करता है। साथ के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते और वार्तों में भी भागीदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। तो आपको पता है भारत में प्रधानमंत्री ही मुख्य रूप से कार्यपालिका, विधायपालिका हो और चाहे विदेश नीतियाँ हो, सब में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है?
जो आपका प्रधानमंत्री होता है उसी की ही जवाबदेही होती है, वही सब चीज़ें डिसाइड करता है। अगले वाला पॉइंट है आपातकालीन भूमिका। तो इमरजेंसी लगती है उस समय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन व अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति को सलाह देना। अब देश की स्थिति में अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो लग रहा है कि भाई आपातकाल लगाना है, तो इसमें सलाह कौन देता है आपको पता है, प्रधानमंत्री वही सलाह देने का कार्य करता है। सुरक्षा मामलों पर मंत्री परिषद का संचालन करना। तो सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसमें मंत्री परिषद को चलाने का कार्य भी प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इमरजेंसी से संबंधित पावर्स होती हैं प्रधानमंत्री के पास में। अब अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री की स्थिति, पोजीशन ऑफ पीएम। तो प्रधानमंत्री प्रथम के बीच में प्रथम, मतलब फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों में क्या होता है, प्रथम होता है, और क्या करता है, सबसे प्रमुख और नेतृत्व करता होता है। मतलब सारे मंत्री परिषद होती है जो वो किसके इशारों पर काम करती है, प्रधानमंत्री के इशारों पर कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट क्या है, सरकार की रीढ़ की हड्डी। तो आपको पता है भाई प्रधानमंत्री है वो क्या करता है, नेतृत्व करता है। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा अगर कोई गलती होगी तो पूरी सरकार के द्वारा होगी। अगर प्रधानमंत्री अगर सरकार अल्पमत में है तो प्रधानमंत्री की सीट चली जाती है। तो रीढ़ की हड्डी सरकार की कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी को सारी जो जनप्रतिनिधि हैं वो समर्थन देते हैं, और जनप्रतिनिधियों को समर्थन कौन देती है, जनता देती है। तो इनडायरेक्टली रूप से सारी जनता का जो बहुमत की जो जनता है भारत में, उसका समर्थन उस प्रधानमंत्री को होता है, वो सबका चहेता होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, सारे जो सरकार है उसका प्रमुख चेहरा और रीढ़ की हड्डी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु। तो आपको पता है राष्ट्रपति हो गया जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में प्रमुख संपर्क साधने का कार्य करता है। मतलब आपको पता है कोई भी अगर संसद में कानून आ रहा है और अगर वो पारित होने में कहीं बाधा आ रही है तो क्या कर सकता है, वो भाई जो विपक्ष के नेता हो गए, विपक्ष की मीटिंग बुला ली जाएगी। समझ में आ गया। लोकसभा राज्यसभा में कहीं दिक्कत आ रही है तो उस पर बात की जाएगी, राष्ट्रपति से सलाह ली जा सकती है। तो सारी चीज़ों के बीच में, सभी लोगों के बीच में संपर्क करने का प्रमुख जो व्यक्ति होता है वो भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगले वाला पॉइंट है लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का केंद्र करना। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री का है वो लोकतंत्र से के प्रति उत्तरदायित्व है उसका होता है कि भाई आपको जो लोकतंत्र है उसको सही से चलाना है, उससे संबंधित कानून बनाने हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलाव कर सकता है, क्योंकि भाई कितना बड़ी उसके पास जन समर्थन होता है, लेकिन उन नीतियों को समर्थन करना, सही से लागू करना, सब व्यवस्थाएं सही से चले, ये भी किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती हैं। यथार्थ में राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम है, कानून है, फैसले हैं, वो लेने का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो वास्तविक जो नेतृत्वकर्ता वो कौन होता है, भारत में प्रधानमंत्री ही होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री की शक्तियों की सीमाएं। तो क्या क्या जो शक्तियां होती हैं जिन जो सीमित होती है प्रधानमंत्री की, तो क्या होती है, संवैधानिक ढांचे की सीमाएं। तो क्या होती है, राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका बनी रहती है। भाई चाहे कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी शक्तिशाली पद हो प्रधानमंत्री का, लेकिन आखिरी जो मोहर है वो किसकी लगती है, राष्ट्रपति की लगती है। तो राष्ट्रपति वो है वो क्या होता है, चाहे उसमें शक्तियां कम हो लेकिन उसके पास भी इतनी शक्तियां होती हैं कि वो प्रधानमंत्री की शक्तियों को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। इसलिए संवैधानिक रूप से जो प्रधानमंत्री की शक्तियां उसको नियंत्रित किया गया है। अगले वाला पॉइंट है लोकसभा में बहुमत खोने पर त्यागपत्र की आवश्यकता। तो क्या हो गया, लोकसभा के अंदर है वो अल्पमत में आ गई सरकार, जितना बहुमत के लिए चाहिए उतने लोग नहीं है सत्ता के अंदर, तो क्या हो गया, अब उस जो प्रधानमंत्री है उसको क्या देना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र वो देना पड़ेगा। दूसरे वाला पॉइंट क्या, दल के अंदर विरोध होने पर नेतृत्व का संकट। तो भाई दल में विरोध हो गया, जो जनप्रतिनिधि है उनको नहीं है समर्थन प्रधानमंत्री को, वो नहीं चाहते कि वो चाहते हैं किसी नए व्यक्ति को अब मौका दिया जाए, तो क्या हो सकता है, उस प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। अगले वाला पॉइंट क्या, न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका को संतुलित बनाए रखना। तो भाई आपको पता है न्यायपालिका है जो वो क्या करती है, विधायिका से बनाए गए जितने भी नियम कानून हो सकते हैं उनको रद्द करने का अधिकार रखती है। तो उनके बीच में समन्वय बनाए रखने न्यायपालिका के साथ भी बहुत जरूरी होते हैं। निष्कर्ष की बात करें, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है। भारतीय जो संसदीय परंपरा है उसके अंदर, या भारतीय जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके अंदर वह प्रशासन
या फिर जो मंत्रिपरिषद उसका संचालन करता है, नीतियों का निर्माण करता है और देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका ऐसी है, जैसे पंडित नेहरू ने कहा था, प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर सरकार के ग्रह चक्कर लगाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री वह सूर्य है, मतलब वह मुख्य केंद्र है, वह मुख्य बिंदु है जिसके चारों ओर और सारे ग्रह जिस तरह चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से सारी मंत्रिपरिषद उनके चारों तरफ इर्द गिर्द रहती है। तो ये तो था आपका अगले वाला पॉइंट। राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका अत्यंत निर्णायक और आधारभूत रही। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण होता है उसमें वो आपके सामने सिर्फ ऐसे नहीं कि भारत आजाद हो गया और संविधान का निर्माण हो गया, नहीं। भारत के संविधान के निर्माण में अंग्रेजों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो जितने भी अधिनियम लाए गए, वो अधिनियमों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके द्वारा जो नियम, कायदे, कानून व्यवस्था लागू की गई, वो भी हमारे संविधान में झलकती है। साथ के साथ उस जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके बहुत से अंश ऐसे के ऐसे आपके सामने उठाए गए हैं। यह समझ लो, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बहुत से पक्ष आपके सामने ऐसा का ऐसा उठाया गया 1935 से आपके सामने। तो उसी बीच में आपके सामने देखने को मिलता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी क्या भूमिका रहती है संविधान निर्माण में। समझ में आ गया? तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इस आंदोलन ने केवल स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि भारत में एक ऐसी परिकल्पना की। तो जैसे जैसे भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन है वो 1857 की क्रांति से आपके सामने एक 1857 की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन की पहली शुरुआत थी। असफल जरूर रही, लेकिन भारतीय लोगों को एक नई आशा दी कि हम भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे आपके सामने कांग्रेस का निर्माण होता है, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन निकलते हैं। उसमें लोगों के अंदर स्टार्टिंग में स्वशासन की बात की गई कि भारतीय लोगों का भारतीय लोगों पर राज होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों का। भाई जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी थे वो साफ कहते थे कि अंग्रेज हैं वो विदेशी लोग हैं, उनका क्या अधिकार है भारतीय लोगों पर राज करना, हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, हमने स्वशासन की बात छोड़ के हमने किसकी बात की, स्वराज की बात की, और स्वराज से फिर अपन स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़े। और कोई भी देश को अगर आपके सामने स्वतंत्र होना है तो उसको कौन सी परंपराओं को अपनाना था, लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनाना था, ताकि आपके सामने भविष्य में भारत किसी भी प्रकार की राजतंत्र या जो आपके सामने उपनिषद काल के जो जितनी भी ताकतें हैं उनका शिकार नहीं हो सके। तो इस आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय लोगों ने काफी मूल्य सीखे। मूल्य मतलब संस्कार, किस तरीके से हमें अपने देश को आगे चलाना है। संस्थागत ढांचे संविधान में प्रतिबिंब होते हैं, और किस तरीके से कांग्रेस जैसे जो कांग्रेस हो गई, अलग अलग प्रकार के बाद में जो महात्मा गांधी के विचार कुछ लिए गए, कुछ आपके सामने अन्य स्वतंत्रकारियों के विचार है वो लिए गए। तो ये सब विचार आपके सामने हमारे संविधान में साफ झलकते हैं। पहला पॉइंट है आदर्श मूल्यों का निर्धारण करना। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय जैसे मौलिक आदर्शों को जन्म लिया। जब आपके सामने भारत में आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय सबसे पहली चीज है स्वतंत्रता। सभी लोगों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आपके सामने आर्थिक रूप से, तीनों प्रकार की आपके सामने स्वतंत्रता चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई अंग्रेज क्या करते थे, लोगों को बोलने नहीं देते थे, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाने देते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था आगे नहीं फैले, तो लोगों को स्वतंत्रता के क्या दिए गए, नियम दिए गए। समानता, चाहे कोई इंसान अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग समाज में समानता के साथ रहें। ये संस्कार भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से हमने सीखे। सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोग एकजुट रहे, हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, सभी भेदभावों को भूलकर हम एक जगह रहें। ये सारे संस्कार हमने कहां से सीखे, अपने स्वतंत्रता आंदोलन से सीखे। और सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति है, अमीर गरीब के आधार पे जो आपके सामने भेदभाव नहीं देखने को मिले, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखने को मिले। ये सब जो मौलिक आदर्श है, मौलिक जो संस्कार है, वो हमें स्वतंत्रता आंदोलन से पता चल गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो हमारे खिलाफ अत्याचार करते थे, उन अत्याचारों से हमें सीख मिली कि ये अत्याचार है आगे नहीं जाने चाहिए। क्यों? आगे सरकारें क्या हो जाती हैं, आती तो लोकतंत्र से, लेकिन धीरे धीरे वो तानाशाही का रूप ले लेती हैं।
ये सभी आदर्श संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देश तंत्रों में देखने को मिलते हैं। हमारे जो आपके सामने जो प्रस्तावना है उसको भारतीय जो संविधान उसकी रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। उसमें जो न्याय हो गया, है ना, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष, इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयोग किया गया है। तो ये जो धीरे धीरे हमने आदर्श सीखे, इनको ही हमने अपने संविधान में परोक्ष रूप से डाला। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेताओं ने क्या किया? नेताओं के विचारों ने संविधान निर्माताओं को दिशा दी। तो जिसमें हर नेता का योगदान है, सिर्फ ये जो नाम लिख रखे हैं यही नेता नहीं आपके सामने, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो नेता हैं, जो जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, जिनके जो विचार थे, जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उन सभी के विचारों को क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आपके अनुच्छेद में जरूर से रखा गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मांग। आंदोलन के दौरान भारतीयों में एक उत्तरदायी व प्रतिनिधि सरकार की मांग की गई। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को यह पता चल गया था, अगर सरकार है वो जिम्मेदार नहीं होगी, भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, तो वो भी क्या होगी? आज नहीं तो कल वो भी तानाशाही एक अंग्रेजी सरकार का रूप ले लेगी। इसीलिए एक इस प्रकार की लोकतांत्रिक परंपरा का, एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया जाए जो क्या करे? जनता की जो आवाज बन सके, जनता को जो जनता के द्वारा जिस प्रकार के विकास की जरूरत है, जनता को जिस प्रकार की चीजों की जरूरत है, उन सब चीजों को क्या कर सके? उस चीजों को प्रतिनिधित्व कर सके, मतलब जनता की आवाज बन सके, ना कि जनता पर शासन करे। समझ में आ गया ना? जनता पर शासन नहीं करना है, जनता की आवाज बनना है और जनता का विकास करना है। जिसमें से 1928 में नेहरू की रिपोर्ट ने भारत के लिए लिखित संविधान आंदोलन व शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। सबसे पहले अगर संविधान की बात करें, जिसने भारतीय संविधान को लिखित रूप में या संविधान के निर्माण की सबसे पहले कहीं पर बात की गई, तो वो 1928 में जो जवाहरलाल नेहरू की जो रिपोर्ट दी गई, उसमें भारतीय संविधान को लिखित रूप से और जिसमें पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाए, इस चीज का प्रस्ताव रखा गया। 1930 के दशक तक वयस्क मताधिकार मतलब आज आपके सामने जो हर व्यक्ति को 18 साल की उम्र के बाद में जो मत देने का अधिकार है, उसकी बात की गई। लेकिन पहले कितने वर्ष का था? 21 साल तक जो आपके सामने मत देने का अधिकार था, मतलब 21 साल का। अब आज के समय आप 18 साल के होते मत दे सकते हो, पहले 21 साल वो न्यूनतम आयु थी। पहले आपके सामने अंग्रेजों के समय क्या था? वयस्क मताधिकार की जगह एक सिलेक्टिव जो वोट देने का अधिकार था, मतलब कुछ चुनिंदा लोग, पढ़े लिखे लोग हो गए, किसी समाज वर्ग को अंग्रेजों ने विशेष अधिकार दे रखा था, पैसे वाले लोगों को, कि वो आपके सामने सरकार वोट दे सकते हैं। लेकिन 1930 में वयस्क अधिकार मतलब भारत के हर नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए, इस चीज पे बात की गई। और संसदीय प्रणाली की प्रबल मांग की गई। और किसकी बात की गई? जो अंग्रेजी सरकार है, जो अंग्रेजी हुकूमत भारत में राज कर रही थी, उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं में किसकी बात की गई थी? संसदीय परंपरा की, मतलब जहां पर जनता की आवाज, वहां से चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठते थे और उनके लिए नीतियों का निर्माण करते थे। तो इसी प्रकार की संसदीय प्रणाली भारत में भी लागू करने की बात की गई, जो अंत में क्या बनी? भारतीय संविधान है उसका अनन्य हिस्सा बनी। आज के समय जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें जो संसदीय प्रणाली है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकारों की प्रेरणा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों ने नागरिक स्वतंत्रता के हनन को झेला था। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? ना तो अंग्रेजों के खिलाफ आप बोल सकते थे, ना आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे, ना सभी लोगों को न्याय मिलता था। जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोल दिया, उन लोगों को क्या कर दिया जाता था? शोषित किया जाता था। तो हर व्यक्ति का, भारत में रहने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकार तब तक थे जब वो अंग्रेजों का साथ देते थे। जिस दिन आपने अंग्रेजों के विरोध कर दिया, उसी दिन आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते थे। तो इसी चीज को भारतीय लोगों ने समझ लिया था कि हमें, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाना और तानाशाही जैसी, अंग्रेजों जैसी जो सरकारी प्रणाली है, इस चीज से बचना है। तो उसमें मौलिक अधिकारों में प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज क्या कर सकते हो आप भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये आपकी व्यक्तिगत
विचार है। इसी को क्या बोला जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। बस इससे क्या क्या नहीं होना चाहिए, जनता के बीच में आपके सामने जो आक्रोश नहीं देखना चाहिए। आप जनता के जो आपकी फीलिंग है, आपके जो विचार है, वो दूसरों के विचारों से दूसरे आपके विचारों से असहमत रह सकते हैं, लेकिन उससे दंगे नहीं होने चाहिए। किसी हिंसात्मक तरीके से आप लोगों को उत्प्रेरित नहीं कर सकते हो। आप अपनी अभिव्यक्ति जरूर रख सकते हो भारत में। अगले वाला पॉइंट है समानता का अधिकार। भारत में क्या हुआ करता था पहले अंग्रेजों के समय? सिर्फ अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग को ही अपने फैसले लेने का अधिकार हुआ करता था। गरीब लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं हुआ करता था। या समाज में जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और आपके सामने जो धर्म के आधार पे बहुत से भेदभाव देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार के जो भेदभाव है उनको मिटाने के लिए हमने क्या किया? मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकारों को जोड़ा गया। संविधान ने इन अधिकारों को शामिल कर नागरिकों की राज्य की मनमानी की सुरक्षा प्रदान की। और संविधान में जो आपके सामने भारतीय संविधान में इन सब अधिकारों को इसीलिए जोड़ा गया ताकि जो राज्य है उसकी मनमानी को क्या किया जा सके? कम किया जा सके, ताकि अंग्रेज जो आपके सामने जो आगे जो प्रणाली आ रही है, जो सरकारी निर्माण हो, वो एक प्रकार से तानाशाही व अंग्रेजी शासन की तरह एकदम क्रूर ना बन जाए। अगले वाला पॉइंट है संघवाद की अवधारणा। भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए आंदोलन के नेताओं ने एक संघीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस की। संघीय प्रणाली क्या होती है? जहां पर केंद्र है वो मुख्य हिस्सा तो होता है, केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्तियां तो होती हैं, लेकिन राज्यों का भी जहां पर अपना महत्व हो, जहां राज्य अपने अपने हिसाब से अपने फैसले ले सके, वहां की जनता की चुनी हुई सरकार वहां पे कार्य करे, उनके लोग उनके लिए फैसले ले, नीतियों का निर्माण करें। लेकिन राज्य हैं वो केंद्र जो आपके पूरे देश है उससे बाहर नहीं जा सकते और केंद्र के द्वारा दिए गए नियमों का भी वो अनुपालन कर सके, ताकि केंद्र के द्वारा पूरे राष्ट्र की भावनाओं का ध्यान में रखा जा सके और राज्य के द्वारा वहां के राज्य के जो फैसले हैं उनका राज्य के लोगों की भावनाओं का ध्यान में रखा जा सके। भारत में आपके सामने भाषाई व सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। भाई भारत में कहा जाता है कि पग पग पे आपके सामने पानी और भाषा बदल जाती है, तो उसी तरीके से हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिलती है, भाषा देखने को मिलती है, तो इससे काफी विविधता है। इसलिए हमने एक राज्य प्रणाली, संघीय प्रणाली का निर्माण किया। प्रांतों को स्वायत्ता देने और एक मजबूत केंद्र को संतुलित बनाने की सोच रखी। मतलब राज्य है वो अपने अपने फैसले खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार के दिए गए फैसलों को भी क्या करेंगे? मानना होगा, ताकि केंद्रीय भावना है पूरे देश की भावना में पूरे देश की सोच में एक जैसी विचारधारा उत्पन्न हो सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय प्रावधानों को में दिखी, और ये विचारधारा आपको कहां पर देखने को मिली? सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपके सामने विचारधारा देखने को मिलती है, जहां पर प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, लेकिन मजबूत किसको किया गया? केंद्रीय सरकार को ज्यादा मजबूत किया गया। समझ में आ गया? जैसे कि केंद्र सरकार ने कोई नीति का निर्माण किया आपके सामने, तो उसको अगर चाहे तो केंद्र जो राज्य है वो लागू भी कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी उस नीति में कोई बदलाव करके भी लागू कर सकते हैं, और चाहे तो काफी बार सरकारें लागू भी नहीं करती, कुछ अधिनियम होते हैं उनको। समझ में आ गया ना? जो आपके सामने जो सीमावर्ती सूची के जो जितने भी अधिकार होते हैं उसमें इसी प्रकार के नियम लागू होते हैं। राज्य सूची में आपके सामने राज्य के अधिकार, केंद्र सूची में केंद्र सरकार के अधिकार। तो 3 सूचियां जो बांटी गई है उनमें सभी के अपने अपने फैसले होते हैं। सामाजिक न्याय का आग्रह। आंदोलन ने समाज में पिछड़े और वंचित वर्ग, दलित व आदिवासी महिलाओं को उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ भारत को स्वतंत्रता दिलाने का ही कार्य नहीं किया, बल्कि समाज में जो आपके सामने जो समाज काफी दिन से शोषित था, पिछड़ा था, जैसे दलित हैं, वैश्य व शूद्र हैं, आदिवासी और महिलाएं हैं, जिनके खिलाफ पिछले काफी वर्षों से अत्याचार चले आ रहे थे। ना सिर्फ अंग्रेजों से, उससे पहले भी आपके सामने अत्याचार देखने को मिल रहे थे, जिससे उनका समाज बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। तो उन सब जो समाज है उसके उत्थान पर भी विशेष जोर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व अन्य नेताओं ने सामाजिक न्याय, आरक्षण और छुआछूत उन्मूलन की मांग की। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो अन्य नेताएं हुए, उन्होंने किसकी बात की? सामाजिक न्याय की। समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो। साथ में जो दलित वर्ग है उसके लिए आरक्षण की आपके सामने क्या की गई? पैरवी की गई, ताकि कुछ विशेष छूट दी जा सके समाज के वंचित वर्गों को, ताकि वो समाज के बराबर आ सके।
साथ के साथ छुआछूत उन्मूलन की भी मांग की गई कि जहां पर आपके सामने जो छुआछूत है, जो दलित वर्ग है उसको छुआछूत की जाती है, उससे भी छुटकारा देखने को मिल सके। और इन सब बिंदु को भारतीय मौलिक अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में संवैधानिक रूप से मान्यता मिली, संवैधानिक रूप से उन सबको डाल दिया गया। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद में एक अखंड भारत के निर्माण को एक मजबूत केंद्रीय सत्ता व सभी रियासतों को लाने की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को आंदोलन स्वतंत्रता दी, उन्होंने एक बहुत ही चालाकी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें छोड़ा कि जो आपके सामने प्रांत है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपके सामने पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो वो भारत के साथ जा सकते हैं। अब अंग्रेज समझते थे, बहुत चालाक थे अंग्रेज, उनको पता था अगर ये आपके सामने भारत में प्रांत रहेंगे, ये क्या करेंगे, अब ये स्वतंत्र हो जाएंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद में, अंग्रेजों के जाने के बाद में, और फिर क्या है, इसमें फिर से फूट डल जाएगी और फिर से हम राज करने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए हमें अगर एक अखंड भारत का निर्माण करना था तो हमें क्या करनी थी, एक मजबूत केंद्रीय सत्ता जहां पे रियासत है उनका इतनी ज्यादा हिस्सेदारी ना बचे, या फिर बचे तो भी एक नाम मात्र की हिस्सेदारी बच सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने इस एकीकरण की भावना को साथ दिया। तो इसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी प्रयास किए, साथ साथ हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये चीज समझ में भी आ चुकी थी 1857 की क्रांति के बाद में कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, हमारा हमेशा शोषण होता रहेगा। जिससे क्या किया आपने, जिसके बाद में लोगों ने एकीकरण की भावनाओं को आगे बढ़ाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के प्रयासों को साकार करते हुए संपूर्ण भारत, एक अखंड भारत के निर्माण की, जो आप आज के समय भारत देखते हो, उस जो सब प्रांत है उनको भारत में मिलाने का किसका योगदान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। संविधान सभा की मांग, कांग्रेस ने लंबे समय तक संविधान सभा की मांग की थी जो भारतीय द्वारा बनाई जा सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कांग्रेस के नेता है, चाहे गर्म दल के चाहे नरम दल के, दोनों प्रकार के नेताओं का बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण किया जा सके, जिससे क्या हो सके आपके सामने, जिससे जिसमें भारतीय लोग ज्यादा हो। ऐसे नहीं, अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी नियम लाते थे उसमें अंग्रेजों का योगदान पूरा रहता था, भारतीय होते नहीं थे। तो इस बार कांग्रेस का सीधा कहना था, हम हमारे देश का संविधान है वो खुद अपने लोगों के द्वारा ही निर्माण करेंगे। इस संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभव व आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। मतलब हमने जितनी भी चीजें आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सीखी उसको पूर्ण रूप से उस ये जो आपके सामने जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें लगाने का कार्य किया। संक्षेप में बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का ही मार्ग प्रशस्त नहीं किया, बल्कि उन सभी मार्ग, दार्शनिक व संस्थागत आधारशिलाओं को स्थापित करने का कार्य किया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या किया, संविधान निर्माण के लिए केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं दिलाई भारत को, बल्कि भारतीय लोगों को एक लोकतांत्रिक परंपरा की क्या आदर्श होते हैं, क्या मूल्य होते हैं, क्या विचार होते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी बताने का कार्य किया। संविधान में आपके सामने उन सभी संघर्ष, बहसों व सपनों का परिणाम है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन सभी चीजों को जोड़ा गया जो समाज के विभिन्न वर्गों की, लोगों की, या आपके सामने सभी लोगों की जो मांग थी, जनता की आवाज थी, उसको उसमें कानूनी रूप से जामा पहनाया गया। यह था आपके सामने पूरा का पूरा प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भारतीय जो संविधान उसमें निर्माण में क्या भूमिका रही। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। प्रकार के सिस्टम होते हैं, क्योंकि भारत एक प्रकार का जो फेडरल सिस्टम है, संघात्मक सिस्टम है, उस पर कार्य करता है, जिसमें कुछ अधिकार केंद्र की तरफ होते हैं, कुछ अधिकार राज्य के पास होते हैं, और दोनों अपने अधिकारों का सीमित एक दूसरे से समन्वय के साथ चलते हैं। माना कि अधिकार कुछ जो केंद्र के पास अधिक हैं, लेकिन जो राज्यों के पास भी अपने कुछ अधिकार जरूर से होते हैं। तो ये भारत में फेडरल सिस्टम के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा देखना है। तो चलो शुरू करें अपन। पहला पॉइंट है, भारत में संघ और राज्यों के संबंधों की विवेचना, मतलब यूनियन एंड द स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। तो कैसी है भारत में जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्वेसी फेडरल है। क्वेसी फेडरल मतलब
क्वेसी फेडरल मतलब एकात्मक झुकाव। एकात्मक झुकाव मतलब क्या होता है कि केंद्र की तरफ, केंद्र को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा शक्तियाँ वो केंद्र को मिली हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो राज्य है, राज्य के पास भी अपने कुछ अधिकार जरूर से होते हैं। भारतीय संविधान में संघ राज्यों संबंधों का मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संघ और राज्य के जो संबंध हैं उसमें मुख्यतः 3 भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें पहला है, पहले विभाजन की बात करें वो है विधायी संबंध। तो सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव संबंध। तो ये कौन से आर्टिकल में दिए गए? 245 से 255 के बीच में दिए गए। विधायी संबंध क्या होते हैं कि जो विधायी पालिका होती है, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास, केंद्र के पास क्या अधिकार होते हैं, राज्य के पास क्या अधिकार होते हैं, तो इनके बारे में किसमें बताया गया? आर्टिकल 245 से 255 के बीच में बताया गया है। तो क्या अधिकार होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार जो 7वीं अनुसूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दी गई आपकी केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। तो संघ सूची क्या होती है? वो सूची जिसमें संघ है, राज्य, केंद्र सरकार है, वो कानून, सिर्फ वही कानून बना सकती है, ठीक है। उस पर जो राज्य है उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन से कानून आते हैं? जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश नीति हो गई। तो ये विदेश नीति है और रक्षा मंत्रालय, इससे संबंधित क्या हो सकता है? कोई कानून है, वो कौन बना सकता है? संघ बना सकता है। तो इसका क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि भारत में जो आपका ऐसे मान लो राजस्थान ऐसे नहीं खुद की अलग से आर्मी बनाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका पूर्ण अधिकार आर्मी का किसके पास है? केंद्र सरकार के पास में है। अब क्या होता है, राज्य है वो दूसरे देश के साथ जा तो सकते, दूसरे देशों के प्रतिनिधित्व से मिल सकते हैं, अपने राज्यों के हित के फैसले के लिए या बिजनेस मॉडल में आने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से विदेश नीति नहीं बनवा सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि जो क्या कर लिया आप, ऐसे मान लो बांग्लादेश के साथ जाकर है वो बंगाल है या फिर यहाँ पे बिहार है, इनके मुख्यमंत्री पहुंचे और उनके साथ उन्होंने क्या कर लिया, एक मतलब रिलेशनशिप बना लिया कि भाई हम तो आपके साथ रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भारत में। तो विदेश नीति है और जो रक्षा मंत्रालय है, ये किसके, रक्षा नीति है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये भारत में संघ सूची के नीचे आती है। इसमें जो भी फैसले लेगी केंद्र सरकार लेगी, उसमें राज्यों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। राज्यों की उनकी बातें ऐसी कैसी माननी पड़ती हैं। अगले वाला प्रश्न है राज्य सूची। तो राज्य सूची होती है, राज्य सूची में क्या नियम होता है? इसमें सिर्फ अधिकार है वो किसको होते हैं? राज्य सरकारों को होते हैं। राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम बनाती है। जैसे पुलिस हो गई, स्वास्थ्य हो गया। तो पुलिस है वो पूर्ण तरीके से किसके नियंत्रण में आती है? राज्य सरकार के नियंत्रण में आती है। तो इसलिए तो देखते हो ना, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को बंगाल के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। क्यों घुसने नहीं दिया जाता है? क्योंकि पुलिस का जो मुद्दा है वो किसके नीचे आता है? राज्य सूची के नीचे आता है, राज्यों के अधिकारों के नीचे आता है। उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। देखो कितने शक्तिशाली पावर होते हैं। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने पावर होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नीतियाँ होती हैं, उस पर निर्माण को कोलकाता राज्य सरकार है वो निर्माण करती है। तो आप जैसे देखते हो कि अपने राजस्थान में कितने समय से पहले फ्री दवा योजना मिल रही है ना सरकारी हॉस्पिटलों में। तो ये किसका अधिकार है? ये राज्य सूची का अधिकार है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो स्वास्थ्य से संबंधित फैसले ले सकती है, अपने खुद के नियम बना सकती है। अगले वाली कौन सी सूची थी? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होती है? इसमें क्या हो गया, अगर मान लो राज्य सरकार ने कोई कानून, इसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये दोनों नीतियां हैं। इन सब नीतियों पर क्या हो सकता है? दोनों अपने अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का टकराव होगा तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दे दी जाती है। अंतिम रूप किसका माना जाता है? केंद्र सरकार का ही माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में केंद्र सरकार की ज़्यादा चलती है। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ। कार्य प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती हैं कि जो कार्य प्रणाली होती हैं, जो नीतियों को लागू करने का कार्य होता है कार्य प्रणाली, उसमें क्या प्रकार के रिश्ते देखने को मिलते हैं? तो पहला होता है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार में प्रशासनिक कार्यों में समन्वय आवश्यक होता है। मतलब केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इसमें सबसे ज़रूरी, अगर कहीं पे समन्वय हो ना हो, लेकिन कार्य प्रणाली में समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये समन्वय कहाँ पर स्थापित किया गया है?
अनुच्छेद नंबर 256 और 263 में बताया गया है, जहाँ पर क्या है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, जैसे संविधान के कार्य क्रियाओं की प्रक्रिया। तो केंद्र है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि अगर कोई संवैधानिक प्रणाली है वहाँ पे उसमें अगर अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है तो केंद्र क्या करेगा, राज्य सरकार को निर्देश देगा कि भाई मैंने जो ये नीति लागू करी है आप इसको लागू कीजिए। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, वो काफ़ी राज्यों ने नहीं लागू कर रखी है, उन्होंने अपनी नीति लागू कर रखी है। समझ में आ गया? तो ये क्या कर सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना निर्देश दे सकती है। अगले वाला पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं होता राज्य उस बात को माने या नहीं माने। आपातकाल की स्थिति में जरूर राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन आपातकाल जब लगेगा तब क्या हो जाएगा, जो राज्य सरकार है पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। 3 नंबर पॉइंट है वित्तीय संबंध। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होती हैं, उनको किस में बताया गया, 268 से 293 में बताया गया है फाइनेंशियल रिलेशन को, वित्तीय संबंधों को। तो इसमें क्या होता है, करों का विभाजन, एक कुछ कर केंद्र वसूलता है और राज्य को वितरित कर देता है। तो जीएसटी होती है, पूर्ण के पूर्ण में कौन इस वसूलती है आपको पता है? जीएसटी भी 2 प्रकार की होती है, एक तो जीएसटी होती है और एक एसजीएसटी होती है। एसजीएसटी कौन सी होती है, स्टेट की जीएसटी होती है, और एक होती है जीएसटी जो नॉर्मल वाली केंद्र सरकार। अब क्या होती है, सरकार आपने सुना होगा ना काफ़ी बार कि केंद्र सरकार से हमारी इतने लाख इतने करोड़ रुपए की जो जीएसटी, इतने हज़ार करोड़ रुपए की जीएसटी बची हुई है। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो कर है आज के समय वो सरकार से डायरेक्ट केंद्र सरकार वसूलती है और फिर वो किसको देती है, राज्यों को अपना देती रहती है। तो करों को विभाजन, कुछ कर केंद्र वसूलती है और राज्यों को वितरित कर देती है। इसका मुख्य उदाहरण जीएसटी है। अगला है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन द्वारा करों का बंटवारा। तो वित्त आयोग है, आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है, उसका कार्य यही होता है कि वो किस राज्य को कितना कर का बंटवारा करना है वो बताता है। दूसरी बात है केंद्र को आर्थिक सहायता हेतु राज्यों पर नियंत्रण। तो आपको पता है इस समय जो बिहार है और आंध्र प्रदेश उस पर विशेष कृपा चल रही है, उसी को क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें आर्थिक पैकेज मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आर्थिक मदद करने का नाम पर फाइनेंस कमीशन है, वो क्या कर सकती है, केंद्र सरकार वो आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। जैसे कि केरल में बाढ़ आ गई तो केंद्र सरकार ने मदद कर दी, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहाँ पे मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ विशेष पैकेज दे दिया, कुछ विशेष पैसा है वो दे सकती है। तो ये ज़्यादा पावर होते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में। अगला है संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। तो क्या होती है, जो संघातक व्यवस्था फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी समन्वय के साथ कार्य करते हैं, तो उसकी क्या विशेषता होती है, संविधान की सर्वोच्चता। तो यहाँ पर क्या फायदा देखने को मिलता है, संविधान है उसकी सर्वोच्चता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो शक्तियाँ हैं उनका आपको स्पष्ट विभाजन भी देखने को मिलता है। भाई केंद्र सरकार के पास ये वाली शक्तियाँ, राज्य सरकार के पास ये वाली शक्तियाँ, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा होता है। ऐसा नहीं है किसी कोई एक दूसरे से टकराव की ज़्यादा भूमिका बन सके। अगला क्या है, संघीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व है। और अगर किसी भी प्रकार का, आपको पता है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का टकराव होता है तो उस पर अंतिम फैसला कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि भाई किसके पास ज़्यादा अधिकार है, कौन सा इसको डिफाइन करता। तो जो संविधान है, संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच के अधिकारों की अंतिम व्याख्या करने वाला कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। समझ में आ गया? तो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव होता है तो जो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अगले वाला पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में एकात्मक पक्षवारी। लेकिन जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो इसका क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, आपातकाल की स्थिति में जो एकात्मक है केंद्रीय सरकार है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन वो आती कब है, सिर्फ आपातकाल के ही समय, बाकी समय ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप। तो भारत, आपको पता है हर एक देश का जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, उसका एक स्वरूप होता है, उसका एक क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले अपन जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो दुनिया के राष्ट्रवाद से कैसे अलग था, क्यों अलग था। आपको पता है भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जातियाँ बोली जाती हैं, और
साथ के साथ अलग अलग प्रकार के धर्म और संस्कृतियाँ वो हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो आपको पता है हमारा देश है, भारत देश है, वो अनेक विविध भाषाओं का, जातियों का, धर्म का और बोलियों का क्या है, देश है। अब आपको पता है हर एक जो विभिन्न जो बोली है, जाति है, धर्म है, सबका अपना अपना एक अलग लक्ष्य होता है, लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रवाद ने सभी लोगों को एकजुट किया, सभी लोगों को एक साथ लेकर आया और सभी ने एक साथ मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ या जो उपनिषद जो ब्रिटिश सरकार उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं और भारत को आज़ाद होने में योगदान देते हैं। तो यही है कि जो और दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई अपने स्वतंत्रता से संबंधित, उससे भारतीय जो स्वतंत्रता की क्रांति है वो इसीलिए अलग थी क्योंकि भारत अनेक विविध प्रकार की संस्कृतियों, धर्म और विविधताओं से जुड़े होने के बावजूद भी एक था। यही अंतर है सबसे बड़ा, जो यूरोप की अनेक क्रांतियाँ, जो फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति और अमेरिका की क्रांति से भारतीय क्रांति इसीलिए विविध थी। उन सभी लोगों की लगभग क्या था, उनका जो वर्ग बटे हुए थे वो 2-3 वर्गों में थे। भारत है वो अलग अलग वर्गों में बटे होने के बावजूद सारा का सारा देश एकजुट होता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसमें क्या मेन पॉइंट है, धार्मिक और जो सांस्कृतिक विविधता है वो भारत में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एक थे। यह उपनिषद दमन के प्रतिशोध का विकसित हुआ। इससे क्या हुआ, इतने धार्मिक संस्कृतियाँ होने के बावजूद भी जो अंग्रेज सरकार का जो उपनिवेशिक काल था उसका क्या दमन करने के लिए प्रतिशोध, मतलब अंदर से जो उनके प्रति जो घृणा की भावना वो उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद का विकास में बुद्धिजीवियों, मतलब पढ़े लिखे लोगों ने, छात्रों ने, किसान और महिलाओं ने, सभी वर्ग ने अपना क्या दिया, प्रमुखता से योगदान दिया है स्वतंत्रता के आंदोलन में। इसका उद्देश्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। तो उस आपको पता है उस समय भारत के अंदर सबसे बड़ी कमजोरियां क्या थी, हम ना सिर्फ अंग्रेजों से गुलाम थे बल्कि हम कुछ जो पुराने अपनी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनसे भी पीड़ित हो चुके थे। हमारे अंदर शिक्षा का अभाव था, आर्थिक रूप से गरीबी भी फैल चुकी थी। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है वो उभर कर आता है। ये सिर्फ एक क्या राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन ही नहीं था। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, कॉज फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो क्या क्या कारण रहते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, कि क्यों भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है वो उठ खड़ा होता है और हमारे भारतीय लोग हैं वो स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां। तो आपको पता है जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजों की सरकार, उसने क्या किया था, भारी कर व्यवस्था लगा दी थी। तो आपको पता है भारतीयों पर इतना कर थोप दिया था कि उनको कर देना संभव नहीं हो पा रहा था। साथ के साथ आर्थिक दौर, अंग्रेज क्या करते थे, बाहर से पैसा कमाते थे और उसे अंग्रेज जो इंग्लैंड देश है वहाँ पर भेज देते थे, अपने देश में भेज देते थे। साथ के साथ भारतीय लोगों का जो व्यापार था, कॉटन इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री थी, इन सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और अपने वहाँ से मशीनों से बने सस्ते कपड़े लाकर यहाँ पर बेचना शुरू किया। तो भारतीय जो उद्योग थे वो भी ख़त्म होने लगे और जो पैसा आता था जो कर का, उसे ना भारतीयों पर लगाते थे बल्कि कहाँ कर देते थे, अपने देश में भेज देते थे। तो इसलिए क्या होता है, आर्थिक दोहन भी एक मुख्य नीति रही जो शोषणकारी नीतियों में से। कृषि का विनाश, तो आपको पता है जो नील की खेती हो गई, भारी कर लगाना हो गया और उस समय अकाल वगैरह भी इतने ज़्यादा पड़े थे कि जो भारत में जो कृषि है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी थी। और उस समय हमारी लगभग 60 से 70% जनसंख्या वो सिर्फ किस पर निर्भर करती थी, आपको पता है कृषि पर निर्भर करती थी। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा गरीबी के शिकार होते जा रहे थे। अगला है ग्रामीण उद्योगों का पतन। साथ के साथ क्या होने लगा, जो ग्रामीण जो उद्योग होते थे, ग्रामीण में वो जो कुटीर उद्योग होते, छोटे उद्योग है, उनको भी खत्म कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अपने सस्ते प्रोडक्ट मशीनों से बने हुए वो लाकर इंडिया में इंपोर्ट करने लग गए थे। भारतीय नवजागरण और शिक्षा का प्रसार, साथ के साथ क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो शिक्षा नीति है उसको लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और लोग हैं वो धीरे धीरे शिक्षित होते चले गए। इससे क्या हुआ, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ। तो लोगों ने जाना कि कैसे इंग्लैंड, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो, ये इटली हो गई, यहाँ पे क्रांति हुई और लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करी। साथ के साथ लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब हम पौराणिक तरीके से, पुराने विचारधाराओं से नहीं जी सकते, हमें आधुनिक जो वैज्ञानिक विचारधारा है उसको लेकर ही आना पड़ेगा।
जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि लोग हैं। इन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ, शिक्षा का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन खड़ा करने में। अगले वाला प्रिंट मीडिया और संचार का विकास। साथ के साथ क्या होने लगा, अखबार हो गए, पुस्तक हो गए और पत्रिकाओं ने राष्ट्रवाद को व्यापक रूप दिया। तो जो अखबार हो गए, उस समय के जो अखबार होते थे, पुस्तक होते थे और पत्रिकाएं, तो आपको पता है भारतीय लोग पढ़ने लगे थे। तो जो बड़े बड़े नेता होते थे उन्होंने अपने खुद के क्या किया, अखबार निकालने शुरू किए, पत्रिकाएं पुस्तक निकालनी खुद की शुरू करी, जो देशभक्ति और राष्ट्रवादी आंदोलन को और बढ़ाने में, एक नई दिशा देने में उन्होंने क्या दिया, मुख्य योगदान रहा। साथ के साथ रेल, तार और डाक व्यवस्था ने और इस जो राष्ट्रवादी आंदोलन ने इसको और मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एएच होम के द्वारा 1885 में उसकी शुरुआत की गई। शुरुआत एक उसका लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और इसका जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता था हर साल, वो एक इतना महत्वपूर्ण पहलू था कि उसमें जो प्रमुख जो लोग होते थे वो एक जगह इकट्ठे होते थे, साथ के साथ विचार रखते थे कि हमें आगे की क्या भविष्य में रणनीति बनानी है अपनी राष्ट्रीय आंदोलन को देने की। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था उभर कर आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको नई दिशा दी। अगले वाला पॉइंट है बंगाल विभाजन। तो 1905 में आपको पता है जो बंगाल विभाजन है वो एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जिसमें क्या करते हैं अंग्रेज अपना, उन्हें लगता है कि अब जो भारतीय लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, अब वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो और उसकी जो मुख्य शुरुआत है, मुख्य धारा, वो कहाँ से, बंगाल से जुड़ती थी, क्योंकि बंगाल से बड़े बड़े क्रांतिकारी, देशभक्ति, कवि और ये सब चीज़ें ज़्यादातर कहाँ से निकल कर आ रहे थे, बंगाल से निकल कर आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर 2 स्थानों में बांट दिया। कब, 1905 के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, जो भारतीय लोग उनके जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है और बंगाल विभाजन के ऊपर व्यापक रूप से क्रांतियाँ होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिससे लोगों में जन जागृति जागरूक हुई कि अंग्रेज है वो फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करें और हमें अब सतर्क रहना चाहिए। विश्व में हो रहे आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। तो आपको पता है, मैंने जैसा कि बताया कि अमेरिका, इटली और फ्रांस के जो आंदोलन थे, इन्होंने भी एक भारतीय लोगों को नया धारणा दी कि हम भी प्रयास कर सकते हैं, हम भी अपने आंदोलन, हम भी अगर प्रयास करें तो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अलग अलग देशों में हो रहे जो आंदोलन है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा भारत को स्वतंत्र कराने में। अगले वाला पॉइंट है उदारवादी व उग्रवादी गुटों का उदय, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट विंग्स की जो इस्टेब्लिशमेंट होता वो। तो उदारवादी लोग कौन होते थे, तो उदारवादी वो लोग होते थे जो अंग्रेज़ों के साथ में क्या करते थे, अंग्रेज़ों के साथ में बैठकर बातचीत कर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करते थे। समझ में आ गया, वो दया याचना हो गया, उपाय हो गए, प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करते थे, अंग्रेज़ों से सुधार करने का प्रयास करते थे, न्याय मांगने का प्रयास करते थे। ये अंग्रेज़ों को क्या करते थे कि ये मानते थे कि अंग्रेज हैं वो न्याय प्रिय है, मतलब वो हमें न्याय दे देंगे और वो धीरे धीरे की जो सुधार नीति कि भाई धीरे धीरे वो चीज़ों में सुधार हो जाएगा, इन सब नीतियों पर कार्य करते थे। इसमें प्रमुख नेता कौन थे उदारवादी में, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये सब वो नेता हुए जो क्या थोड़ी उम्र में ज़्यादा बड़े थे। तो इनके द्वारा ये विचारधारा थी कि भाई अंग्रेज है उनको अगर अपन प्रार्थना कर भी क्या कर सकते हैं, जो अपना हक है वो मांग सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। खास बात इनकी विचारधारा ये भी थी कि इससे क्या होगा, अगर अपन जो सीधी फेस टू फेस लड़ाई करेंगे तो अंग्रेजों के पास ज़्यादा ताकत है, सत्ता है, वो क्या कर सकते हैं, इससे हमारा ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सामने की लड़ाई से बचते थे, आंदोलनों से जो बच लेते, बड़े आक्रोश आंदोलन हो गए या फिर जो हिंसा हो गई उनसे बचने का प्रयास करते थे, बल्कि प्रार्थना, याचना और अहिंसा आंदोलन जैसे आंदोलन का सहयोग लेकर न्याय करने की बात करते थे। समझ में आ गया, नाम याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। अगले वाले उग्रवादी आंदोलन, उग्रवादी। तो उग्रवादी कौन होते थे, इनका क्या था, इनका यही था कि जो क्या करते थे, जन आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन बनाते थे, तीव्र विरोध। इनका यही था कि अंग्रेजों से
इनका ये मानता था कि अंग्रेज होते कौन है हमारे देश पर राज करने वाले, हम इनसे क्यों बात करें, हम थोड़ी इनकी ज़मीन पे जाकर रह रहे हैं, ये हमारे देश पे अतिक्रमण कर कर रह रहे हैं, तो हमें इनसे बात नहीं करना चाहिए, सीधा जन आंदोलन करना चाहिए, तीव्र विरोध करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो हिंसा का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये इनमें से कौन होते थे प्रमुख? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो यही सब लोग थे। ये क्या था, थोड़े नई जो छोटी कम उम्र के लोग थे, जो थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिवली लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते थे। तो ये इन सब नेताओं को क्या बोला जाता है? उग्रवादी नेताओं के नाम से जाना जाता है। इनका क्या था प्रमुख नारा? स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कि भाई स्वराज है वो हमारा अधिकार है, जन्म से ही अधिकार है। इन अंग्रेजों ने हमारा अधिकार छीन रखा, तो हम इनसे दया याचना प्रार्थना क्यों करें? समझ में आ गया? तो इनके द्वारा प्रमुख आंदोलन ये थे कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग में लेना। तो आपको पता है कि जो उग्रवादी और उदारवादी हैं, इनके बीच में क्या हो गए? मतभेद हो गए थे और ये अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर वापस मिल जाते हैं। तो इनके पीछे क्या होता था? अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता। तो आपको पता है जो उग्रवादी हैं वो लड़ाई करने में, हिंसा में विश्वास रखते थे। उदारवादी हैं वो क्या करते थे कि भाई कोई नहीं, प्रार्थना से भी काम चल सकता है। दूसरे नंबर पॉइंट है आंदोलन की गति और स्वरूप को लेकर विरोध। तो जो उदारवादी लोग हैं ये धीरे धीरे आंदोलन को बढ़ाने में प्रयास करते थे, लेकिन उग्रवादियों का सीधा मानना था कि बड़े जन आंदोलन करने चाहिए हमें, ताकि हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। और इनका जो विभाजन है वो कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर इनका क्या होता है? विभाजन हो जाता है। जो उग्रवादी और उदारवादी जो गुट हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो आपको बताना है 1907 का सूरत अधिवेशन किसने, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब निष्कर्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद एक समावेशी सामाजिक व न्यायिक चेतना थी। मतलब जो भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो क्या था? एक समावेशी, मतलब जिसमें सभी लोगों का योगदान रहा। सामाजिक मतलब जो प्रत्येक प्राणी है, सामाजिक प्राणी उसका, तथा राजनीतिक मतलब हमारे समाज और राजनीति दोनों को बदलने का इस जो आंदोलन है इससे प्रयास किया गया। जिसमें भारत में उपनिषद काल जो अंग्रेजों की जो दास्ता थी, अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर रखा था, कब्जा कर रखा था, उसको हटाने का प्रयास किया। तथा अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक मंच पे आए, जिसमें उदारवादियों की नींव और उग्रवादियों की ऊर्जा ने दोनों ने मिलकर क्या क्या स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति दी और क्या है, भारत को आज़ाद करने का नई दिशा देकर प्रयास किया। तो यही होगा आपका क्वेश्चन। जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें उसका क्या स्वरूप रहा और राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय में उदारवादी व उग्रवादियों का क्या योगदान रहता है, उनमें क्यों विभाजन होता है, सारा प्रश्न हमने देखा। और इससे संबंधित और भी मैंने सारे प्रश्न करा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।